Hi, welcome you all to the third part of my lecture series on the first chapter of class 11th mathematics, that is sets. In this video, we are going to discuss on the following topics. Number 1 is Venn diagram, जो कि एक तरीका है, एक मेथड है किसी सेट को डिस्क्राइब करने का, किसी सेट को रिप्रेजेंट करने का। पहले की वीडियोस में हम किसी सेट को डिस्क्राइब करने के दो और तरीकों के बारे में ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, जिनमें से एक था रोस्टर मेथड और दूसरा था सेट बिल्डर मेथड। After having a discussion on Venn diagrams, we will talk about operations on sets. Just like numbers को हम add कर सकते हैं, subtract कर सकते हैं, divide कर सकते हैं and multiply कर सकते हैं. In the same way, कई सारे operations हैं जो हम sets के साथ perform कर सकते हैं. Like हम उनका union निकाल सकते हैं, हम उनका intersection निकाल सकते हैं, difference निकाल सकते हैं, symmetric difference निकाल सकते हैं, हम किसी set के complement को find कर सकते हैं. So this is Anand. You are watching 23.5 degrees. Let's start. Let's start our discussion with Venn diagrams. आपने एक फेमस स्टेटमेंट जरूर सुना होगा that a picture is worth 1,000 words, यानी ढेर सारी बातें बोलने, कहने या फिर लिखने से अच्छा है हम अपनी बात को पिक्चर्स के माध्यम से समझा दें, यानी कि विजुअल्स के द्वारा समझा दें, डायग्राम्स, इमेजेस के द्वारा समझा दें। क्योंकि किसी पिक्चर को समझना, किसी इमेज को समझना, किसी डायग्राम को समझना हमेशा बहुत ईजी होता है, बजाय इसके कि हम एक पूरी की पूरी स्टोरी पढ़ें, राइट? एग्जैक्टली सेम कंसेप्ट का यूज हम वेन डायग्राम्स में करते हैं। वेन डायग्राम्स बेसिकली डायग्राम्स होते हैं जिनका यूज हम करते हैं किसी सेट को समझने के लिए, यानी एक ऐसा डायग्राम जिसको देखते ही हम बता दें कि एक सेट कौन सा है, उसके अंदर कौन कौन से एलिमेंट है। या फिर वेन डायग्राम्स का यूज हम करते हैं दो या दो से अधिक सेट्स के बीच के रिलेशनशिप को समझने के लिए। आइए देखते हैं कि वेन डायग्राम्स क्या होते हैं। इन वेन डायग्राम्स द यूनिवर्सल सेट U is represented by points within a rectangle and its subsets are represented by points in closed curves, usually circles within the rectangle. Let's say while solving a particular problem, we have four sets. A universal set U whose elements are 1, 2, 3, 4, 5, 6, A, B, C and D. A set A whose elements are 2, 3, 4 and 5. A set B whose elements are 4, 5, 6 and A. And a set C which has only one element B. अब हम क्या करेंगे, इस पूरे के पूरे प्रॉब्लम को सबसे पहले वेन डायग्राम के रूप में रिप्रेजेंट करेंगे, यानी सभी सेट्स को हम वेन डायग्राम में रिप्रेजेंट करेंगे ताकि इन सेट्स को समझना और इन सेट्स के बीच के रिलेशनशिप को समझना बहुत ही आसान हो जाए। हम जानते हैं कि वेन डायग्राम में यूनिवर्सल सेट को हम रेक्टेंगल के द्वारा रिप्रेजेंट करते हैं। ऑफ कोर्स रेक्टेंगल एक क्लोज्ड कर्व होता है, लेकिन याद रखना कि यूनिवर्सल सेट को रिप्रेजेंट करने के लिए हम हमेशा रेक्टेंगल का यूज करेंगे, लेकिन यूनिवर्सल सेट के अलावा बाकी जितने भी सेट्स हैं इनको रिप्रेजेंट करने के लिए हम किसी भी दूसरे क्लोज्ड कर्व का यूज कर सकते हैं। यूजुअली हम बाकी के सेट्स को रिप्रेजेंट करने के लिए सर्कल्स का यूज करेंगे। तो सेट ए में 4 एलिमेंट है, 2, 3, 4 एंड 5। सेट ए में 4 एलिमेंट है, सेट ए हैज 4 एलिमेंट्स 2, 3, 4 एंड 5। सेट बी में 4 एलिमेंट्स है 4, 5, 6 एंड ए, 6 एंड ए। इसके अलावा हमारे पास एक और सेट है सी जिसमें कि सिर्फ एक एलिमेंट है बी, ये 6 है, याद रखना ये 6 है। इसके अलावा हमारे पास एक और सेट है सेट सी जिसमें कि सिर्फ एक एलिमेंट है बी। अब हम देखते हैं कि यूनिवर्सल सेट के अंदर हमारे पास कौन कौन से एलिमेंट हैं। 2, 3, 4, 5, 6 ए और बी। 2, 3, 4, 5, 6 ए और बी, इन सभी एलिमेंट्स को ऑलरेडी लिख चुके हैं। यानी कि 3 एलिमेंट्स ऐसे हैं जो कि 1, सी और डी है, ये किसी भी दूसरे सेट का पार्ट नहीं है, यानी किसी भी दूसरे सेट के एलिमेंट नहीं है। तो इन्हें हम किसी भी सर्कल के अंदर नहीं डालेंगे, इन्हें बस हम इस रेक्टेंगल के अंदर कहीं भी लिख देंगे। मान लेता हूं 1, सी एंड डी। बस ये है हमारा वेन डायग्राम इस पर्टिकुलर प्रॉब्लम के लिए। बजाय इसके कि हम इन सभी सेट्स को अलग अलग देखें, बजाय इसके कि हम इन सभी सेट्स की अलग अलग स्टडी करें, हम एक सिंपल वे में इस वेन डायग्राम पर एक नज़र डालेंगे और बहुत ही आसानी से ये बता देंगे कि सेट ए में कौन कौन से एलिमेंट है। सेट ए में वो एलिमेंट है जो कि सेट ए वाले इस वाइट सर्कल के अंदर है, यानी कि 2, 3, 4 और 5।
सेट बी में कौन कौन से एलिमेंट है? सेट बी में वो एलिमेंट है जो कि सेट बी वाले इस ब्लैक सर्कल के अंदर है, यानी 4, 5, 6 और ए। सेट सी में कौन कौन से एलिमेंट है? सेट सी में सिर्फ एक एलिमेंट है जो कि इस सेट सी वाले सर्कल के अंदर है। ये कौन सा एलिमेंट है? ये बी है। इसके अलावा इस वेन डायग्राम पर सिर्फ एक नज़र डाल करके हम ये बता सकते हैं कि 3 एलिमेंट ऐसे हैं जो कि हमारे यूनिवर्सल सेट में तो है लेकिन बाकी किसी भी सेट में नहीं है। वो 3 एलिमेंट्स है 1, C और D। एंड फॉर दिस रीज़न हम इन तीनों ही एलिमेंट्स को किसी भी सर्कल के अंदर नहीं रखते हैं, हम इन्हें सिर्फ इस रेक्टेंगल के अंदर रखते हैं जो कि यूनिवर्सल सेट को रिप्रेजेंट कर रहा है। लेकिन क्योंकि ये तीनों ही एलिमेंट्स किसी भी सेट के अंदर नहीं है, इसलिए हम ना ही इन एलिमेंट्स को सेट ए वाले सर्कल के अंदर डालते हैं, ना ही सेट बी वाले सर्कल के अंदर डालते हैं और ना ही सेट सी वाले सर्कल के अंदर डालते हैं। स्टार्टिंग विद द फर्स्ट ऑपरेशन दैट वी कैन परफॉर्म ऑन सेट्स विच इज कॉम्प्लीमेंट। हमारा क्या मतलब होता है जब हम किसी सेट के कॉम्प्लीमेंट की बात कर रहे होते हैं? कॉम्प्लीमेंट। मान लेते हैं कि किसी एक प्रॉब्लम को सॉल्व करते वक्त लेट्स से वी हैव अ यूनिवर्सल सेट U with elements 1, 2, 3 A, B and C. Let's say we have another set A whose elements are 3 A, B and C and a set B whose elements are 1, 3 and C. नाउ इससे पहले कि हम कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट्स होता क्या है ये जाने, हमारे लिए ये जानना बहुत ज़रूरी है कि कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट को हम किस तरीके से लिखते हैं, किस तरीके से हम रिप्रेजेंट करते हैं। अगर मुझे कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट ए लिखना है तो मैं सिंपली लिख सकता हूँ ए डैश। ए डैश का मतलब होता है कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट ए, या फिर मैं सिंपली लिख सकता हूँ ए के ऊपर सुपरस्क्रिप्ट में सी। इन दोनों का ही मतलब होता है कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट ए। फिर चाहे तुम ए डैश लिखो या फिर तुम ए के ऊपर सुपरस्क्रिप्ट में सी लिख दो। ओके, तुम किसी भी तरीके का यूज कर सकते हो ये बताने के लिए कि तुम कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट ए की बात कर रहे हो। क्लियर? चलो, नाउ सपोज दैट मैं कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट ए की बात कर रहा हूं, यानी मैं ए डैश की बात कर रहा हूं। तो ए डैश का मतलब होता है कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट ए एक ऐसा सेट होगा जिसमें वो सारे एलिमेंट्स हैं। गौर से सुनना, कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट ए यानी कि ए डैश एक ऐसा सेट होगा जिसमें वो सारे एलिमेंट्स हैं जो कि ए में नहीं है लेकिन यूनिवर्सल सेट में है। ओके, जो कि ए में नहीं है लेकिन यूनिवर्सल सेट में है। कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट ए यानी कि ए डैश एक ऐसा सेट होगा जिसमें वो सारे एलिमेंट्स हैं जो कि ए में नहीं है लेकिन यूनिवर्सल सेट में है। अब देखते हैं कि कौन कौन से एलिमेंट्स हैं जो ए में नहीं है लेकिन यूनिवर्सल सेट में है। यूनिवर्सल सेट में 1 है जो कि ए में नहीं है, यूनिवर्सल सेट में 2 है जो कि ए में नहीं है, यूनिवर्सल सेट में और कोई भी एलिमेंट ऐसा नहीं है जो कि ए में नहीं है। यानी कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट ए में 2 एलिमेंट होगा, 1 और दूसरा 2। सिमिलरली अगर हम बी के कॉम्प्लीमेंट की बात करें यानी बी डैश की बात करें तो इसका भी मतलब वही होगा। कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट बी यानी कि बी डैश ये एक ऐसा सेट होगा जिसमें वो सारे एलिमेंट्स हैं जो कि बी में नहीं है लेकिन हमारे यूनिवर्सल सेट में है। तो वो कौन कौन से एलिमेंट्स हैं? वो एलिमेंट्स हैं 2, 1 तो है, 3 भी है, C भी है, A और B। ये तीनों एलिमेंट्स हमारे सेट B में तो नहीं है लेकिन हमारे यूनिवर्सल सेट में है। यानी कि कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट B या B डैश एक ऐसा सेट होगा जिसमें कि 3 एलिमेंट्स हैं 2, A एंड B। अब किसी सेट के कॉम्प्लीमेंट को हम वेन डायग्राम में किस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं वो देखते हैं। मान लेते हैं कि हमारे पास एक यूनिवर्सल सेट है, हमारे पास एक यूनिवर्सल सेट है। ऑफ कोर्स यूनिवर्सल सेट को हम रेक्टेंगल से शो करेंगे U। अब अगर मैं एक सेट A लूं, इसी एग्जांपल को लेते हैं, एक सेट A जिसमें 4 एलिमेंट है 3, A, B एंड C। यानी ये चारों एलिमेंट इस सर्कल के अंदर के रीजन को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। इस सर्कल के अंदर जो भी रीजन है उस रीजन में वो एलिमेंट्स होंगे जो कि सेट A का हिस्सा है, सेट A के एलिमेंट्स हैं। अगर मैं कॉम्प्लीमेंट ऑफ A की बात करूं तो मैं उस रीजन की बात करूंगा। याद रखो, अगर मैं कॉम्प्लीमेंट ऑफ A की बात करूं तो मैं उस रीजन की बात कर रहा हूं जो कि सेट A का हिस्सा नहीं है लेकिन यूनिवर्सल सेट का हिस्सा है। यानी कि मैं इस रीजन की बात कर रहा हूं। ये पूरा जो रीजन है ये सेट A का हिस्सा नहीं है, यानी कि ये रीजन उन एलिमेंट्स को शो करेगा जो कि सेट A में तो नहीं है लेकिन यूनिवर्सल सेट में है, यानी कि इस रेक्टेंगल के अंदर है लेकिन इस सर्कल के अंदर नहीं है। राइट?
अब हम आते हैं अपने अगले ऑपरेशन पर, जो कि हम दो या दो से अधिक सेट्स पर परफॉर्म कर सकते हैं, और ये है यूनियन ऑफ सेट्स। दो सेट के यूनियन को हम ए यूनियन बी लिख सकते हैं, या फिर सेट ए और सेट बी के यूनियन को हम कुछ इस तरीके से लिख सकते हैं, ए प्लस बी। चाहे तुम ए यूनियन बी कुछ इस तरीके से लिखो या फिर ए प्लस बी लिखो, मतलब सेम है, हम सेट ए और सेट बी के यूनियन की बात कर रहे हैं। या फिर सेट ए और सेट बी के यूनियन को रिप्रेजेंट करने के लिए हम ए और बी भी लिख सकते हैं, या फिर हम आइदर ए और बी भी लिख सकते हैं। इन चारों तरीके में से हम किसी भी तरीके का यूज कर सकते हैं टू कन्वे द यूनियन ऑफ सेट ए एंड सेट बी। तुम चाहे ए यू बी लिखो, या फिर ए प्लस बी लिखो, या फिर ए और बी लिखो, या फिर आइदर ए और बी लिखो, इन सभी का मतलब सेम है, द यूनियन ऑफ सेट ए एंड सेट बी। अब हम देखते हैं कि दो या दो से अधिक सेट का यूनियन हम किस तरीके से फाइंड करते हैं। मान लेते हैं किसी प्रॉब्लम में हमारे पास सेट ए है जिसमें कुछ एलिमेंट्स हैं 1 2 3 5 एंड 10। हमारे पास एक और सेट है बी जिसमें कुछ और एलिमेंट्स हैं 5 9 एंड 10। हमारे पास एक और सेट सी है जिसमें एलिमेंट्स है ए बी 3 एंड 1। अब अगर मैं सेट ए और सेट बी के यूनियन की बात कर रहा हूं, यानी कि मैं ए यूनियन बी की बात कर रहा हूं, मोस्ट कॉमन तरीका सेट ए और सेट बी के यूनियन को लिखने का मोस्ट कॉमन वे जो है वो यही है, ए यू बी। ओके, तो ए यूनियन बी का मतलब एक ऐसा सेट जिसमें ए के भी सारे एलिमेंट हो और बी के भी सारे एलिमेंट हो। आई रिपीट, ए यूनियन बी का मतलब एक ऐसा सेट जिसमें ए के भी सारे एलिमेंट हो और बी के भी सारे एलिमेंट हो। अब ए में कौन कौन से एलिमेंट है? 1 2 3 5 10, 1 2 3 5 10। और बी में कौन से एलिमेंट है? 5 9 और 10। इनमें से 5 और 10 ए में भी है, इसलिए हम इन्हें ऑलरेडी लिख चुके हैं। तो सेट बी से हम कौन से एलिमेंट को लिखेंगे? 9। याद रखो, किसी सेट में एलिमेंट्स रिपीट नहीं होते, इसलिए 5 और 10 को हम दो बार नहीं लिखेंगे, क्योंकि 5 और 10 सेट ए में भी है और सेट बी में भी है। इसका मतलब ये नहीं कि हम इन्हें दो बार लिखेंगे। किसी भी एलिमेंट को हम सिर्फ एक ही बार लिखेंगे एक सेट में एलिमेंट्स रिपीट नहीं होते हैं। तो ए यूनियन बी एक ऐसा सेट है जिसमें सेट ए के भी सारे एलिमेंट्स हैं और सेट बी के भी सारे एलिमेंट हैं। इसमें 1 2 3 5 और 10 भी है, 1 2 3 5 और 10, और 5 9 और 10 भी है, 5 9 और 10। यानी कि सेट ए और सेट बी दोनों के ही सारे एलिमेंट्स ए यूनियन बी में है। सिमिलरली अगर मैं बी यूनियन सी की बात करूं, यानी सेट बी और सेट सी के यूनियन की बात करूं, तो ये एक ऐसा सेट होगा जिसमें सेट बी के भी सारे एलिमेंट है और सेट सी के भी सारे एलिमेंट है, सेट बी के भी सारे एलिमेंट है और सेट सी के भी सारे एलिमेंट है। यानी 5 9 और 10 भी है, 5 9 और 10 भी है। इसके अलावा ए बी 3 और 1 भी है, ए बी 3 और 1 भी है। क्लियर? अगर मैं सेट ए और सेट सी के यूनियन की बात करूं, तो ये एक ऐसा सेट होगा जिसमें ए के भी सारे एलिमेंट है और सी के भी सारे एलिमेंट है। तो ए यूनियन सी एक ऐसा सेट है जिसमें सेट ए के भी सारे एलिमेंट है और सेट सी के भी सारे एलिमेंट है। यानी इसमें 1 2 3 5 और 10 होगा। इसके अलावा सेट सी के सारे एलिमेंट होंगे, यानी कि ए होगा, बी होगा, बस। क्योंकि 3 और 1 को हम ऑलरेडी लिख चुके हैं, क्योंकि ये सेट ए में भी थे। ए यूनियन सी एक ऐसा सेट है जिसमें ए के भी सारे एलिमेंट है और सी के भी सारे एलिमेंट है। ए के सारे एलिमेंट यानी 1 2 3 5 और 10, 1 2 3 5 एंड 10, और सी के सारे एलिमेंट यानी ए बी 3 और 1, ए बी 3 और 1। ये मतलब होता है दो सेट के यूनियन का। देखो, मान लेते हैं हमारे पास एक यूनिवर्सल सेट है। मैं हाथ से ड्रॉ कर रहा हूं तो आड़ी तिरछी लाइंस बनेंगी, तुम्हें समझना है कि ये रेक्टेंगल है। हमारे पास एक यूनिवर्सल सेट है, इसके अंदर एक सेट है, सेट ए। ऑब्वियसली इसके अंदर कुछ एलिमेंट्स होंगे। हमारे पास एक और सेट है, सेट बी, इसके अंदर भी कुछ एलिमेंट्स होंगे। अब अगर मैं ए यूनियन बी की बात कर रहा हूं, तो मैं एक ऐसे सेट की बात कर रहा हूं जिसमें ए के भी सारे एलिमेंट है। यानी इस सेट में ये पूरा रीजन आएगा, ये वाला जो रीजन है, ये पूरा रीजन ए यूनियन बी में आएगा। इसके अलावा ए यूनियन बी में बी के भी सारे एलिमेंट हैं, यानी कि ऑब्वियसली बी वाले सर्किल के अंदर का भी सारा रीजन ए यूनियन बी में आएगा।
यानी अब अगर मैं तुमसे ये पूछूं कि वो कौन सा रीजन है जो कि ए यूनियन बी को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो उस रीजन की जो बाउंड्री होगी वो ये वाली होगी। इस बाउंड्री के अंदर जितना भी ये एरिया है, ठीक है, ये पूरा का पूरा एरिया, ये पूरा का पूरा एरिया ये किस चीज को रिप्रेजेंट कर रहा है? ए यूनियन बी को रिप्रेजेंट कर रहा है। क्लियर? एग्जैक्टली सेम कंसेप्ट का यूज करके हम 3 सेट के यूनियन को भी फाइंड कर सकते हैं या फिर 3 से अधिक सेट के यूनियन को भी फाइंड कर सकते हैं, उसमें आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। अब हम आते हैं इंटरसेक्शन ऑफ सेट्स पर। इंटरसेक्शन ऑफ टू सेट्स को हम कुछ इस तरीके से लिखते हैं, ए उल्टा यू एंड बी। इसे हम रीड करेंगे ए इंटरसेक्शन बी, या फिर इसे लिखने का एक और तरीका है ए डॉट बी, या फिर इसे लिखने का एक और तरीका है ए एंड बी, या फिर इसे लिखने का एक और तरीका है बोथ ए एंड बी। चाहे तुम ये लिखो, तुम ये लिखो, तुम ये लिखो, या फिर तुम ये लिखो, तुम्हारा मतलब है इंटरसेक्शन ऑफ सेट ए एंड सेट बी। ओके, let's take a set A whose elements are A, B, C, D and E. Let's take another set B whose elements are A, E, I, O and U. अब अगर मैं A इंटरसेक्शन B की बात कर रहा हूं तो मैं एक ऐसे सेट की बात कर रहा हूं जिसमें वही एलिमेंट्स होंगे, जिसमें सिर्फ वही एलिमेंट्स होंगे जो कि हमारे सेट A और सेट B दोनों में हो। ऐसे कौन कौन से एलिमेंट है जो कि सेट ए और बी दोनों में है? ए एक ऐसा एलिमेंट है जो कि सेट ए में भी है और सेट बी में भी है। इसके अलावा ई एक ऐसा एलिमेंट है जो कि सेट ए में भी है और सेट बी में भी है। इन दो एलिमेंट्स के अलावा और कोई भी एलिमेंट ऐसा नहीं है जो कि सेट ए और सेट बी दोनों का पार्ट हो। यानी कि ए इंटरसेक्शन बी एक ऐसा सेट होगा जिसमें दो एलिमेंट्स है, ए और ई। ओके, अब मान लेते हैं कि हमारे पास एक और सेट है, सेट सी। मान लेते हैं हमारे पास एक और सेट है, सेट सी, जिसमें कुछ एलिमेंट्स है 1, 2, 3, 4 एंड 5। अब अगर मैं तुमसे ए इंटरसेक्शन सी की बात करूं तो ए इंटरसेक्शन सी में कौन कौन से एलिमेंट होंगे? ए इंटरसेक्शन सी एक ऐसा सेट होगा जिसमें सिर्फ वही एलिमेंट होंगे जो कि सेट ए में भी है और सेट सी में भी है। क्या सेट ए में कोई भी ऐसा एलिमेंट है जो कि सेट सी में भी हो? सेट ए में ए बी सी डी और ई है, जबकि सेट सी में 1 2 3 4 और 5 है। यानी ए इंटरसेक्शन सी खाली होगा, यानी कि एक एम्प्टी सेट होगा, क्योंकि सेट ए और सेट सी में कोई भी एलिमेंट कॉमन नहीं है। हम इंटरसेक्शन की जब बात करते हैं, दो सेट के इंटरसेक्शन की बात करते हैं, तब हम सिर्फ उन्हीं एलिमेंट्स को लिखते हैं जो कि दोनों में कॉमन हो, राइट? तो यानी कि ये और कुछ नहीं, क्या है? नल सेट है ए इंटरसेक्शन सी, क्योंकि सेट ए और सेट सी में कोई भी कॉमन एलिमेंट नहीं है। अब वेन डायग्राम में हम इंटरसेक्शन के कंसेप्ट को किस तरीके से शो कर सकते हैं? मान लेते हैं हमारे पास एक यूनिवर्सल सेट है। मैं देखो रेक्टेंगल को टेढ़ा मेढ़ा बनाऊंगा क्योंकि मैं हाथ से ड्रॉ कर रहा हूं, तुम इसे एज अ रेक्टेंगल ही लेना। ये एक यूनिवर्सल सेट है और इसमें दो एलिमेंट है। मान लेते हैं हमारे पास एक सेट ए है जिसमें कुछ एलिमेंट्स है 1 2 3 4, और एक और सेट बी है जिसके कुछ एलिमेंट्स हैं 4 2 9 7। तो सेट ए में चार एलिमेंट्स है 1 2 3 और 4, राइट? 1 2 3 4 चार एलिमेंट है सेट ए में। अगर हम सेट बी की बात करें, तो सेट बी में भी चार एलिमेंट है 4 2 9 और 7। सेट बी में भी चार एलिमेंट्स हैं 4 2 9 और 7। वो कौन से एलिमेंट है जो कि सेट ए और सेट बी दोनों में कॉमन है? जी हाँ, दो एलिमेंट है जो कि दोनों ही सर्कल का पार्ट है, दोनों ही सर्कल का हिस्सा है। एक है 2 और दूसरा है 4, जो कि हम यहां भी देख सकते हैं। जो कॉमन एलिमेंट है सेट ए और सेट बी में वो है 2 और 4। यहां पर भी हम देख सकते हैं
ये जो कॉमन रीजन है जो कि सेट ए को भी बिलोंग करता है और सेट बी को भी बिलोंग करता है, इस रीजन में हमारे पास दो एलिमेंट है। इस रीजन में हमने दो एलिमेंट को शो किया है, लिखा है, जो कि 2 है और 4 है। तो यही रीजन जो है हमारा ए इंटरसेक्शन बी को शो कर रहा है। ए इंटरसेक्शन बी का मतलब होगा वो रीजन जो कि सेट ए का भी पार्ट है और सेट बी का भी पार्ट है, यानी कि हम इस कॉमन रीजन की बात कर रहे हैं। ठीक है, इस कॉमन रीजन को हम क्या कहेंगे? ए इंटरसेक्शन बी। अब अगर मान लो 3 सेट है और उनके इंटरसेक्शन को हमें वेन डायग्राम में शो करना है, तो कौन सा रीजन होगा जो कि 3 सेट्स के इंटरसेक्शन को डिनोट करेगा? हम मान रहे हैं कि 3 सेट है ए बी सी। तो अगर मैं तुमसे ये पूछूं, ऑफ कोर्स ये जो रेक्टेंगल है ये यूनिवर्सल सेट को डिनोट कर रहा है, अगर मैं तुमसे ये पूछूं कि ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी कौन से रीजन को शो कर रहा है, तो यहाँ पे ये वाला जो रीजन है ना, ये तीनों ही सर्कल का पार्ट है। तुम देख सकते हो ये वाला जो रीजन है ये सेट ए में भी है, सेट बी में भी है और सेट सी में भी है। ये सेट सी है, सेट सी में भी है। तो ए इंटरसेक्शन बी, ये जो शेडेड रीजन है, ये रिप्रेजेंट कर रहा है किस चीज को? ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी को, यानी वो सारे एलिमेंट्स जो कि ए बी और सी तीनों ही सेट्स में है। ओके, नाउ लेट्स टॉक अबाउट डिफरेंस ऑफ सेट्स। मान लेते हैं कि हमारे पास एक सेट ए है जिसमें कुछ एलिमेंट्स हैं 1 2 3 4 5 एंड 6। मान लेते हैं हमारे पास एक और सेट बी है जिसमें कुछ और एलिमेंट्स हैं 2 3 ए ई आई ओ यू। अब अगर मैं a माइनस बी की बात करता हूं तो मेरा मतलब होता है सेट a के एलिमेंट्स में से उन एलिमेंट्स को हटा दो जो कि सेट b में भी है। ठीक है, आई रिपीट, अगर मैं a माइनस बी बोलता हूं तो मेरा मतलब होता है सेट a के एलिमेंट्स में से उन एलिमेंट्स को हटा दो जो कि सेट b में भी है। चलो देखते हैं कि सेट a के एलिमेंट में से सेट b के एलिमेंट्स को हटाने पे हमें कौन सा सेट मिलता है। हम देख रहे हैं कि सेट ए में 1 2 3 4 5 और 6 ये टोटल 6 एलिमेंट्स हैं और इनमें से कौन कौन से एलिमेंट सेट बी में भी है? 2 और 3 सेट बी में भी है और ये सेट ए में भी है, राइट? तो सेट ए के सारे एलिमेंट्स में से उन एलिमेंट्स को हटा दो जो कि सेट बी में भी है, यानी सेट ए के सारे एलिमेंट्स में से 2 और 3 को हटा दो। तो बचता क्या है? 1 4 5 एंड 6। ये हो जाएगा हमारा a माइनस बी। सेम कंसेप्ट का यूज करके हम b माइनस ए भी फाइंड कर सकते हैं। यानी अब हमें क्या करना है? हमें सेट b के एलिमेंट्स में से उन एलिमेंट्स को हटा देना है जो कि सेट a में भी है। सेट b के एलिमेंट्स में से यानी कि 2 3 a e i o एंड u, इनमें से उन एलिमेंट्स को हटा दो जो कि सेट a में भी है, यानी 2 और 3 इन्हें हटा देना है। तो हमारे पास क्या बचा? a e i o एंड u। यहां पे हम क्लियरली देख पा रहे हैं कि a माइनस बी इज नॉट इक्वल्स टू b माइनस ए, राइट? जरूरी नहीं है कि a माइनस बी हमेशा बराबर ही हो b माइनस ए के। इनफैक्ट इन मोस्ट ऑफ द केसेस a माइनस बी बराबर नहीं होगा b माइनस ए के। यानी कि a माइनस बी का मतलब होता है a के एलिमेंट्स में से b के एलिमेंट्स को हटा दो, राइट? a के एलिमेंट्स में से उन एलिमेंट्स को हटा दो जो कि b में भी है, और b माइनस ए का मतलब होता है b के एलिमेंट्स में से उन एलिमेंट्स को हटा दो जो कि a में भी है। ओके, अब इस चीज को अगर हम इस कंसेप्ट को एक वेन डायग्राम में रिप्रेजेंट करना चाहे तो हम कैसे करेंगे? चलो देखते हैं। अब एलिमेंट्स को भूल जाओ, अब हम सिर्फ ये देखेंगे कि दो सेट के डिफरेंस को किस तरीके से हम वेन डायग्राम में रिप्रेजेंट करते हैं, यानी कि वो कौन सा रीजन होगा जो कि दो सेट्स के डिफरेंस को रिप्रेजेंट करेगा। मान लेते हैं हमारे पास एक सेट A है, मान लेते हैं हमारे पास एक और सेट B है। अब A माइनस बी का क्या मतलब होगा? ऑफ कोर्स ये जो है रेक्टेंगल ये यूनिवर्सल सेट को रिप्रेजेंट कर रहा है। A माइनस बी यानी A का जो एरिया है, A का जो रीजन है, उसमें से उस चीज को हटा दो जो कि B में भी है, राइट? A के एलिमेंट्स में से उन एलिमेंट्स को हटा दो जो कि B में भी है। यानी कि ये पूरा सर्कल जो है, इसके अंदर का जो एरिया है, ये पूरा एरिया, इसमें से उस एरिया को हटा दो जो कि B का भी पार्ट है, यानी हम एक्चुअली इस एरिया को हटा रहे हैं, राइट?
तो हमारे पास बचा क्या, हमारे पास इतना एरिया बचा। a माइनस बी मतलब जो सर्कल सेट ए को रिप्रेजेंट कर रहा है उसके एरिया में से उस पार्ट को, उस रीजन को हटा दो जो कि सेट बी का भी पार्ट है। सिमिलरली अगर मैं तुमसे पूछूं कि b माइनस ए कौन सा रीजन होगा, कौन से रीजन को रिप्रेजेंट करेगा, तो सेट b यानी कि सेट b वाला ये जो सर्कल है, इस सर्कल के अंदर जो भी एरिया है ये सेट b के एलिमेंट्स को रिप्रेजेंट कर रहा है, राइट। इसमें से उस एरिया को हटा दो जो कि सेट a का भी पार्ट है। b माइनस ए मतलब सेट b के एलिमेंट्स में से उन एलिमेंट्स को हटा दो जो कि सेट a का भी पार्ट है। तो एक्चुअल में हम इस रीजन की बात कर रहे हैं। ये जो है ये रिप्रेजेंट कर रहा है b माइनस ए को, यानी सेट b वाला जो रीजन है उससे हमने उस रीजन को हटा दिया जो कि a का भी पार्ट है। वहीं ये वाला जो पोर्शन है, ये रिप्रेजेंट कर रहा है a माइनस बी को, यानी सेट a का जो रीजन था, a वाले सर्कल के अंदर का जो एरिया था उसमें से हमने उस एरिया को हटा दिया जो कि b वाले सर्कल का भी पार्ट है। अब हम बात करते हैं डिसजॉइंट सेट्स की। डिसजॉइंट सेट यानी ऐसे सेट जिनमें कुछ भी कॉमन ना हो। एक सिंपल सी बात है, मान लेते हैं एक सेट है जिसमें कुछ एलिमेंट्स हैं 1, 100 और 1000। वहीं एक और सेट B है जिसमें एलिमेंट्स है A, B एंड C। अब क्या सेट A और सेट B में कुछ भी कॉमन है? क्या कोई भी ऐसा एलिमेंट है जो कि सेट A में भी है और सेट B में भी है? नहीं, ऐसा कोई एलिमेंट नहीं है जो कि सेट A और सेट B दोनों में हो। यानी कि हम कहेंगे सेट A और सेट B डिसजॉइंट सेट है। डिसजॉइंट सेट्स के केस में अगर हम A इंटरसेक्शन की बात करें तो वो होता है एक नल सेट, यानी कि ऐसा कोई भी एलिमेंट नहीं है जो कि सेट A और सेट B दोनों में हो। दैट मीन्स A इंटरसेक्शन B इज अ नल सेट, एम्प्टी सेट। अब डिसजॉइंट सेट्स को तुम वेन डायग्राम में कैसे रिप्रेजेंट करोगे? मान लो एक सेट है A, एक सेट है A, ऑफ कोर्स ये रेक्टेंगल यूनिवर्सल सेट को रिप्रेजेंट कर रहा है, और मान लेते हैं कि एक और सेट है B। अब देखो, सेट A और सेट B में कोई भी एलिमेंट कॉमन नहीं है, यानी ऐसा कोई भी एलिमेंट नहीं है जो कि सेट A में भी हो और सेट B में भी हो। इसलिए हम देख सकते हैं कि सेट A और सेट B ओवरलैप नहीं कर रहे हैं, यानी इन दोनों में कुछ भी कॉमन नहीं है। अगर सेट A और सेट B में कोई भी एलिमेंट कॉमन होगा तो हमारा वेन डायग्राम कुछ ऐसा बनता। मैं तुम्हें दिखा देता हूँ। ये यूनिवर्सल सेट है। अगर सेट A और सेट B में कुछ भी कॉमन होता तो हम उसे शो करते, राइट। सेट A और सेट B में अगर कुछ भी कॉमन होता तो हम दो ऐसे सर्कल्स से सेट A और सेट B को रिप्रेजेंट कर रहे होते जो कि ओवरलैपिंग है, जिनका कुछ पोर्शन ओवरलैप कर रहा है। मान लेते हैं हमारे पास एक सेट है A और हमारे पास एक और सेट है B। हम ये भी मानते हैं that A is a subset of B, which means that every element of set A is in set B and set B has at least one extra element। तो इस चीज को हम वेन डायग्राम में किस तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हैं वो देखते हैं। सबसे पहले हम एक यूनिवर्सल सेट बनाएंगे जो कि ऑब्वियसली एक रेक्टेंगल के द्वारा शो किया जाएगा, ठीक है। ये हमारा यूनिवर्सल सेट है। अब इसके अंदर हम सेट A को बना देंगे। मान लेते हैं ये जो सर्कल है ये सेट A को शो रिप्रेजेंट कर रहा है। अब हम सेट B को बना देंगे। याद रखो, सेट A में जो भी एलिमेंट है वो सभी सेट B में है और सेट B में कम से कम एक एक्स्ट्रा एलिमेंट है। यानी कि वेन डायग्राम में सेट A और सेट B कुछ इस तरीके से रिप्रेजेंट किया जाएगा। यानी सेट B के अंदर है सेट A पूरा का पूरा, क्योंकि सेट A का हर एक एलिमेंट सेट B में भी है, इसलिए ये जो A वाला सर्कल है ये पूरा का पूरा B वाले सर्कल के अंदर आएगा। और B में कुछ एक्स्ट्रा एलिमेंट्स होंगे जिन्हें कि हम इस सर्कल के बाहर लिखेंगे, ठीक है। यानी कि मान लेते हैं कि सेट A जो है इसमें एलिमेंट है 1, 2, 3, ठीक है। इसमें एलिमेंट है 1, 2, 3 और सेट B में एलिमेंट्स है 1, 2, 3, 4 एंड 5। तो 4 और 5 बाहर लिखा जाएगा। ऑब्वियसली 4 और 5 सेट B वाले सर्कल के तो अंदर है, लेकिन सेट A वाले सर्कल के बाहर है।
कमिंग टू आवर फाइनल टॉपिक, दैट इज द सिमेट्रिक डिफरेंस ऑफ टू सेट्स। सिमेट्रिक डिफरेंस ऑफ टू सेट्स को हम यूजुअली ए डेल्टा बी से डिनोट करते हैं, और इसका मतलब होता है द यूनियन ऑफ ए माइनस बी एंड बी माइनस ए। That means the symmetric difference of two sets A and B can be written as A delta B and is equals to the union of A minus B and B minus A। आओ अब सिमेट्रिक डिफरेंस के कंसेप्ट को हम वेन डायग्राम की हेल्प से समझते हैं। जब मैं कहता हूं A माइनस B तो मेरा मतलब होता है ये वाला एरिया, और जब मैं कहता हूं B माइनस A तो मेरा मतलब होता है ये वाला एरिया। यानी जब मैं कहता हूं द सिमेट्रिक डिफरेंस ऑफ सेट ए एंड सेट बी, जिसे कि हम ए डेल्टा बी के रूप में लिखते हैं, तो मेरा मतलब इस पूरे रीजन से होता है जिसे मैंने शेड किया है। ये पूरा रीजन, ये पूरा शेडेड रीजन और ये पूरा शेडेड रीजन, यानी कि मैं इस पूरे रीजन की बात कर रहा हूं और इस पूरे रीजन की बात कर रहा हूं। चलो, ये तो हमने देखा कि सिमेट्रिक डिफरेंस ऑफ सेट ए एंड सेट बी, जिसे कि हम ए डेल्टा बी के रूप में लिखते हैं, ये और कुछ नहीं बस यूनियन है ए माइनस बी और बी माइनस ए का। कभी कभी हम सिमेट्रिक डिफरेंस यानी कि ए डेल्टा बी को इस रूप में भी लिखते हैं, ए यूनियन बी माइनस ए इंटरसेक्शन बी। ये एक्सप्रेशन और ये एक्सप्रेशन सेम है, यानी सिमेट्रिक डिफरेंस ऑफ सेट ए एंड सेट बी, जिसे कि हम ए डेल्टा बी से डिनोट करते हैं, ये इक्वल होता है ए माइनस बी यूनियन बी माइनस ए के, या फिर ए यूनियन बी माइनस ए इंटरसेक्शन बी। ए माइनस बी यूनियन बी माइनस ए लिखो या ए यूनियन बी माइनस ए इंटरसेक्शन बी लिखो, दोनों सेम है। देखो यहाँ पे तुम्हें समझ में आ जाएगा, जब मैं बोलता हूँ ए यूनियन बी तो मैं पूरे के पूरे रीजन की बात कर रहा होता हूँ जो कि सेट ए और सेट बी वाले सर्कल में लाई करता है। सेट ए और सेट बी वाले सर्कल का पूरा रीजन। और जब मैं कहता हूं ए इंटरसेक्शन बी तो मेरा मतलब इस रीजन से होता है जो कि सेट ए और सेट बी में कॉमन है। अब अगर हम इस पूरे रीजन में से जो कि ए यूनियन बी को डिनोट कर रहा है, इस रीजन को हटा दे जो कि ए इंटरसेक्शन बी को डिनोट कर रहा है, तो हमारे पास इतना रीजन बचेगा, ये पूरा रीजन और ये पूरा रीजन, राइट। यानी कि ये पूरा रीजन और ये पूरा रीजन, ये हमारे पास बच जाएगा। और ये रीजन किस चीज को डिनोट कर रहा है? द सिमेट्रिक डिफरेंस ऑफ सेट ए एंड सेट बी, जिसे कि हम ए डेल्टा बी से डिनोट करते हैं। हमने वेन डायग्राम की हेल्प से ये सीखा कि जो रीजन ए माइनस बी यूनियन बी माइनस ए को रिप्रेजेंट कर रहा है, वही रीजन ए यूनियन बी माइनस ए इंटरसेक्शन बी को भी रिप्रेजेंट कर रहा है। यानी कि ये दोनों ही चीज सेम है, जिसे कि हम द सिमेट्रिक डिफरेंस ऑफ सेट ए एंड सेट बी कहते हैं, और इसे हम ए डेल्टा बी से डिनोट करते हैं। So this was all in this video. I really appreciate your time. Thank you.